जय हिंद दोस्तों। एसएससीजीडी 2025 की नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके साथ साथ में 2024 की जो आपकी वैकेंसी थी जिसके अंदर रिटर्न एग्जाम जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं उनकी जो वैकेंसी अंडर प्रोसेस चल रही है। अब 2025 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर पहली बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो पहली बार एसएससीजीडी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, और कुछ वैसे कि पहले भी एलिजिबल थे एज में, लेकिन हो सकता है जो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाए तो पहली बार अप्लाई करेंगे। तो एसएससीजीडी के अंदर जैसे वैकेंसी आई, भाई अच्छे खासे पद हैं, तो जिनको एसएससीजीडी के बारे में नहीं पता है कि भाई इसके अंदर क्या काम होता है, कैसी इसकी जॉब होती है, कहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी, तो उनके मन में एक सवाल आता है कि भाई हमको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं, क्या चीज है ये। तो बच्चा क्या है कि भाई यूट्यूब पे आता है, सर्च करता है, कमेंट करता है, तो मेरे पास इसके संबंध में कमेंट आते रहते हैं। बाकी जो बच्चे लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाई 2024 में फॉर्म अप्लाई किया, 2023 में भी किया, 22 में किया, किसी वजह से नहीं हो पाया, तो वो लोग हर इस चीज के टच में रहते हैं, तो उनको एसएससीजीडी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। भाई कौन सी फोर्स में किस हिसाब से हमारा सिलेक्शन होगा, हमको क्या ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्या हमारी रैंक रहेगी, क्या क्या हमको काम करना पड़ता है, सैलरी हमको कितनी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके अंदर क्या हमारा फ्यूचर है, कितने साल की नौकरी रहेगी। तो इसके संबंध में बहुत सारे बच्चों के सवाल आते रहते हैं। तो अगर जो बच्चा पहली बार भरता तो उसके मन में, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि 2025 की जो आपकी एसएससीजीडी आएगी पहली बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उनके मन में सबसे सवाल आता है। तो एक दो कमेंट ऐसे है तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एसएससीजीडी से अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, कैसी जॉब रहेगी, कहां कहां आपकी ड्यूटी लग सकती है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पे आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों एसएससीजीडी के अंदर आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं इसकी रैंक की बात कर लेता हूं। एसएससीजीडी से आप भर्ती होते हैं तो आपकी जो रैंक होती है वो कांस्टेबल की रैंक होती है। इसके अंदर आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स हैं, इसके अलावा आपकी असम राइफल हो गई, बाकी एसएसएफ हो गई, सिविल डिपार्टमेंट की बहुत सारी पोस्टें जो होती हैं एसएससीजीडी के थ्रू निकलती हैं। किसी भी फोर्स के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे आपका असम राइफल में हो रहा है, चाहे बीएसएफ में हो रहा है, चाहे आपका एसएसएफ में हो रहा है, किसी के अंदर भी हो रहा है, सभी के अंदर जो आपकी जो रैंक रहेगी वो एज ए कांस्टेबल रहेगी। और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जितनी फोर्स की जॉब होती है, बेल्ट की नौकरी होती है, वो सिविल पुलिस की है, चाहे वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की है, किसी भी एसएसएफ कोई भी चीज है, सभी के अंदर सबसे जो न्यूनतम जो रैंक होती है वो कांस्टेबल की रैंक होती है। यानी कि सबसे जो फर्स्ट रैंक जो होगी स्टार्टिंग कांस्टेबल शुरू होती है, फिर उसके बाद प्रमोट हो गया हेड कांस्टेबल, एएसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, वो बाद में सभी जो रैंक होती है ऊपर होती है, लेकिन मिनिमम जो रैंक होती है कम से कम कांस्टेबल की रैंक होती है। तो फोर्स के अंदर आप जा रहे हैं तो आप एज ए कांस्टेबल से आप भर्ती हो रहे हैं। अभी कांस्टेबल से आप भर्ती हो रहे हैं तो एसएससीजीडी, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, यानी कि सामान्य ड्यूटीज। सामान्य ड्यूटी में ये नहीं है कि जैसे अब सिविल के अंदर आप जॉब करें, भाई इसकी सामान्य ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी कर रहा है, भाई सुबह 10 से जा रहा है, शाम को 5-6 बजे आ रहा है, कि जनरल ड्यूटी होगी, वो ड्यूटी नहीं होती है। ये ड्यूटी जो होती है जनरल ड्यूटी, मतलब ये आपको जो फोर्स के, जिस फोर्स के अंदर आप हो रहे हैं उस फोर्स की हर प्रकार की ड्यूटियां आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे हर फोर्स का एक आपका जो ड्यूटी ऑफ नेचर होता है अलग अलग होता है। सीआईएसएफ का जैसे हम ड्यूटी की बात करें तो सीआईएसएफ जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मतलब इंडस्ट्रीज हैं उनकी सुरक्षा करती है। सीआरपीएफ जो होती है वो आंतरिक सुरक्षा की जवाबदारी करती है। बीएसएफ होती है वो अपनी बॉर्डर की सुरक्षा करती है। आईटीबीपी बॉर्डर की सुरक्षा करती है। जैसे भाई आईटीबीपी जो होगी चाइना से बॉर्डर लगता है, बीएसएफ होगी पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, एसएसबी भी बॉर्डर की सुरक्षा देखती है, जैसे आपको नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है उसकी सुरक्षा देखती है। इसी प्रकार से सभी फोर्सेज का, असम राइफल जो होती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी ड्यूटी करती है। तो सभी का अपना अपना एक ड्यूटी ऑफ नेचर अलग अलग होता है। ड्यूटी लगभग मिली जुली होती है। आपको एज ए कांस्टेबल वर्दी के अंदर आपको ड्यूटी करनी होती है, लेकिन ड्यूटी करने का जो तरीका होता है सबका अलग अलग हो गया। भाई आपको बॉर्डर पे खड़ा रहना है, किसी को देश के आंतरिक सुरक्षा में, चुनाव ड्यूटी में, सांप्रदायिक दंगे हो गए, किसी प्रकार की रैली वगैरह हो गई, किसी प्रकार कोई आंदोलन वगैरह, उसमें आपको खड़ा रहना है। तो ड्यूटीज आपकी सब थोड़ी थोड़ी चेंजेज होती हैं, लेकिन ड्यूटी आपको, भाई आपको राइफल के साथ में एक जो जनरल ड्यूटी जो होती है, जवान की जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी करनी है। वो जिस फोर्स में आप जा रहे हैं फोर्स की सबकी अपनी ड्यूटी होती है, उसी के हिसाब से आपको ड्यूटी करनी है। तो ड्यूटी आपको समझ में क्या ड्यूटी करनी होती है। सभी फोर्स का ड्यूटी का एक, हर जगह का ड्यूटी का एक टाइम फिक्स नहीं होता कि जैसे आप सिविल में जाएंगे, आप 10 बजे गए, 6 बजे आप आ गए, आपकी ड्यूटी ऑफ होगी। संडे का आपको रहता है, लेकिन आप फोर्स के अंदर आप रहते हैं तो 24/7 आवर्स आपकी ड्यूटी होगी। लेकिन ये नहीं है कि आपको 24 घंटे कोई खड़ा करके रखा हुआ है, लेकिन आपको अलर्ट मोड में 24/7 आवर्स रहना पड़ता है। कभी भी कुछ भी बात होगी आपको तुरंत रेडी रहना पड़ेगा। वो एक फोर्स की नौकरी है। तो आप एक डिफेंस के अंदर जो जॉब करते हो, डिफेंस का जो एक सिस्टम होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक ड्यूटीज होती है, वो अलग होती है। सिविल की कंपेयर में अगर आप करेंगे तो ड्यूटी अलग हो गई। तो इसके बाद में बात आती है इसकी पोस्टिंग। अभी आपकी जैसे आप एसएससीजीडी के अंदर आपको कट ऑफ के हिसाब से आपको फोर्सेज मिलती है। आपकी अच्छी कट ऑफ आपको एसएसएफ मिल गई, उसके बाद आपको सीआईएसएफ मिल रही है, उसके बाद आपको मतलब बीएसएफ मिल गई, एसएसबी मिल गई, या फिर सीआरपीएफ मिल रही है, आईटीबीपी मिल रही है। यानी कि आपकी जो कट ऑफ आती है उसके हिसाब से आपको फोर्सेज मिलती हैं। अब ये जितनी भी फोर्सेज हैं
जैसे आपको ऐसा सबको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी फोर्सेज होगी, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया की पोस्ट आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको तैनात किया जा सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ में तैनात रह सकते हैं, आप JNK में तैनात रह सकते हैं, आप दिल्ली में भी रह सकते हैं, आप राजस्थान में भी जा सकते हैं, आप यूपी में भी जा सकते हैं, वेस्ट बंगाल में भी जा सकते हैं। जिस पर्टिकुलर फोर्स में आपका सिलेक्शन, उस पर्टिकुलर फोर्स का कैंप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होगा, वहां आपकी तैनाती हो जाती है। असम राइफल में अगर आप भर्ती होते तो असम राइफल के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपके जैसे 7 स्टेट हो गए तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी आपका आसाम में पोस्टिंग है, कभी आपकी मान के चलो कि मणिपुर में पोस्टिंग आ गई, फिर कभी आपके अरुणाचल में आ गई। इस प्रकार से आपका चेंज होता रहता है। सेम इन्हीं के सभी फोर्सेज में आप जाएंगे तो परमानेंट आपको इस जगह पे नहीं रहना होता है। 3 साल कभी किसी जगह पे 4 साल में आपका पोस्टिंग होता रहता है। ये भाई आज 3 साल 4 साल के लिए आप राजस्थान में, फिर उसके बाद आप JNK चले गए, फिर आप छत्तीसगढ़ चले गए। इस प्रकार से आपको ऑल ओवर इंडिया में जॉब है तो आपको 3 से 4 साल के अंदर पोस्टिंग आती रहती है। तो ये आपका अगर आपके स्टेट के अंदर या आपके गांव के अंदर या आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंप है तो वहां भी आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर आपको लाइफ टाइम एक ही जगह पे आपको पोस्टिंग रहने का मौका नहीं मिलता, खास करके CAPF की और असम राइफल की जॉब के अंदर। तो ये आपका पोस्टिंग और पहले से होगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, आपने नोटिफिकेशन करें 21,700 से लेकर 69,100 शायद आपकी सैलरी रहती है। 21,700 आपकी बेसिक होती है। उसके बाद वर्तमान में बात करें तो 50% DA है, आपको HRA मिलता है, राशन मनी मिलती है, और आपको जिस एरिया में आप तैनात रहेंगे तो एरिया वाइज आपको अलाउंसेज मिलते हैं। अच्छी खासी सैलरी मिलती है। सैलरी के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरी जानकारी सैलरी के बारे में मिल जाएगी, कौन कौन सी कटौती होती है, कितने मतलब आपको सैलरी कैसी हैंड में ग्रोथ सैलरी कितनी बनती है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विस कितनी ईयर की होगी तो जो SSC GD की जो सर्विस होती है, आप किसी भी फोर्स के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है मिनिमम आपकी 20 साल की नौकरी होती है। 20 साल आप मिनिमम कर सकते हैं। मतलब अगर आप आना चाहें पेंशन और पेंशन के सभी बेनिफिट्स अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आपको 20 साल की सर्विस होगी। उसके बाद ऐसे तो अगर छोड़ना चाहे तो आप 20 दिन नौकरी करके छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी भी किसी सिचुएशन से या किसी डिपार्टमेंट होगा बात अलग होती है। लेकिन अगर आप सभी प्रकार के बेनिफिट्स आपको चाहिए जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो 20 साल की सर्विस होती है। उसके बाद अगर मैक्सिमम करना चाहे तो आपकी 60 साल की एज तक आप इसकी सर्विस कर सकते हैं। यानी कि आपकी उम्र जब 60 साल होगी तो लास्ट उस टाइम तक आप अपनी पेंशन ले सकते हैं, नौकरी आप कर सकते हैं। या फिर आप स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, स्वेच्छा से पेंशन आना चाहते हैं तो 20 साल सर्विस करके आप पेंशन ले सकते हैं। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम वो लागू नहीं होता है सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर। 2004 के बाद में जो जवान भर्ती होते हैं उनको OPS नहीं मिलता है, न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से उनको पेंशन बनती है। तो ये भी आपको पता चल गया कि नौकरी आपकी परमानेंट है किसी प्रकार की। हालांकि 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, बाकी लगभग अगर आप किसी प्रकार का कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा काम गलत काम नहीं होता, आपकी जो जॉब होती है सिक्योर होती है, पक्की जॉब आपकी होती है। तो ये आपका हो गया, जॉब भी आपकी पक्की पकाई होगी। पोस्टिंग पहले पोस्टिंग पता चल गया, सैलरी का भी लगभग आपको बता दिया गया है। ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटी आपकी वो होती है जनरल ड्यूटी, आपको कैंप सुरक्षा करनी है, कैंप मेंटेनेंस की ड्यूटी हो गई आपको। मतलब जनरल ड्यूटी जो होती है जवान को, वो मतलब 0 से लेकर हीरो तक की ड्यूटी करता है। ऑफिस के अंदर भी आपको बैठा मिल जाएगा। GD से जो SSC GD से भर्ती जो जवान होता है ऑफिस की ड्यूटी भी वो कर लेता है। वो आपकी कैंप सिक्योरिटी ड्यूटी भी करेगा, वो कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी भी करेगा। कभी मैस के अंदर को कुक है, उसकी तबियत खराब हो गया, जानना नहीं आ पा रहा मैस में, तो खाना बनाने में भी हेल्प करेगी। GD का जो जवान होता है वो एक प्रकार के फोर्स का मतलब मैन पावर होती है, वो सब कुछ, चाहे वो कांस्टेबल GD से है, चाहे वो हेड कांस्टेबल GD से। जनरल ड्यूटी का जो जवान होता है वो एक मतलब प्रकार का फोर्स की पावर होती है, वो हर प्रकार का काम देखना पड़ता है। और बाकी सभी फोर्सेज का मैंने पहले बताया था, डिटेक्टिव ऑफ नेचर अलग अलग होता है। जिस फोर्स में आप जाएंगे आपको हर फोर्स के पर्टिकुलर ड्यूटीज के बारे में, पहले से पोस्टिंग, सैलरीज वगैरह के बारे में, हर फोर्स की अलग अलग जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं और आपको इसके संबंध में वीडियोस मिल जाएगा। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, इसके संबंध में वीडियोज आपको आने वाले समय में मिलते रहेंगे। दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंदर से और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो। छोटे से वीडियो के अंदर, छोटा भी 8 मिनट से ज्यादा का ही होगा कि मैंने लगभग टॉपिक कवर कर दिया। फिर भी अगर आपको इसके संबंध में किसी प्रकार का डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।